आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेरिटोनाइटिस को डिस्कस करेंगे कि पेरिटोनाइटिस क्या होते हैं। पेरिटोनाइटिस की बात करें तो पेरिटोनाइटिस हमारे वूल बॉडी के अंदर पेरिटोनियम या सीरस मेम्ब्रेन होता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और इसके अलावा तमाम बॉडी पार्ट्स को कवर किया होता है। इसकी जब पेरिटोनियम की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में, या सीरस मेम्ब्रेन की जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर किस्म का एसाइटीज़ यानी कि एबनॉर्मल फ्लूइड जो है डेवलप हो जाता है। और ये टाइपिकली बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, सेप्सिस की वजह से भी होता है, या किसी ऑर्गन के अंदर जब रप्चर हो जाती है, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर जब परफोरेशन हो जाती है तो इंटेस्टाइन का जो फीसिस होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर आउटसाइड द ऑर्गन ड्रेन हो जाते हैं और इसके नतीजे में पेट के ऊपर या पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके नतीजे में एसाइटीज़ यानी कि एबनॉर्मल फ्लूइड्स वगैरह पैदा हो जाते हैं और इस कंडीशन को हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी स्पोटेनियस पेरिटोनाइटिस शामिल है और इसके बाद सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस शामिल है। प्राइमरी स्पोटेनियस पेरिटोनाइटिस की बात करें तो ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मोस्टली टाइफाइड की वजह से प्राइमरी स्पोटेनियस पेरिटोनाइटिस होता है। इसके नतीजे में इंटेस्टाइनल के अंदर परफोरेशन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे पोर्स यानी कि सुराख पैदा हो जाते हैं और इसके नतीजे में इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर ही एडहेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट जो है बाहर की तरफ मूव कर जाता है और पेट के अंदर प्रेशर यानी कि टेंडरनेस पैदा हो जाती है, सेंसिटिविटी पैदा हो जाती है और इसे हम प्राइमरी स्पोटेनियस पेरिटोनाइटिस कहते हैं। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस की बात करें तो ये अमूमन डेवलप होता है किसी भी इंजरी और इन्फेक्शन की वजह से, जो कि बॉडी के जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, जैसे कि क्लैप्सिला हो गया और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह है जो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस कॉज करवाती हैं। तो ये दोनों किस्म के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बॉडी के लिए। कॉजेज़ में सबसे पहले अपेंडिसाइटिस शामिल है, परफोरेटेड अल्सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी की कोई भी ऑर्गन जब आउटर सराउंडिंग लेयर के साथ इनके अंदर यह सुराख हो जाए, ब्लड शीट हो जाए, ये जो भी स्टेप बाउंड हो जाए, उसकी वजह से बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है वो एक्सटर्नल जो पेट के अंदर सराउंडिंग मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर कनेक्शन हो जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन, और इसके नतीजे में पेरिटोनाइटिस कॉज हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिसमें अपेंडिसाइटिस है, परफोरेटेड अल्सर है, डायवर्टिकुलाइटिस है, बॉल परफोरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इसके अलावा एब्डोमिनल सर्जिकल प्रोसीजर, पेरिटोनियल डायलिसिस, गन शूट और इसके अलावा स्टेप बोन, कॉमन बैक्टीरिया, ई कोलाई और इसके अलावा क्लेप्सिला वगैरह इसके कॉजेज़ में शामिल है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो लीकेज ऑफ कंटेंट फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उससे लीकेज हो जाती है या कोई एबनॉर्मल होल पैदा हो जाता है, जैसे कि अल्सर हो गया, परफोरेशन हो गया, उसके नतीजे में जो भी फ्लूइड होगा वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा और इसके नतीजे में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन होगी। इसके अलावा बैक्टीरियल परफोरेशन भी होता है, बैक्टीरिया जो इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि अब ई कोलाई बैक्टीरिया ही ये लार्ज इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन जब इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगी तो पेरिटोनियम की तरफ ये ई कोलाई की मूवमेंट हो जाएगी और अब वो नॉर्मल फ्लोरा नहीं रहेगा बल्कि वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसके नतीजे में एडीमा होगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगी और इसके अलावा एक्सुडेशन होगा। एक्सुडेशन का मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की वजह डेवलप होगा और पेट के ऊपर प्रेशर पैदा होगा और इसके नतीजे में फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी में होगी वो टर्बिड होते जाएगा और टर्बिडिटी के साथ साथ वाइट ब्लड सेल जो हैं वो भी आके यहाँ को सराउंड करेंगे और इसके नतीजे में सेलुलर डेब्रिस और ब्लड की फॉर्मेशन भी होगी। इसके साथ साथ इमीडिएट रिस्पॉन्स के बाद इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है हाइपर मोटेलिटी होगी, इसके अंदर मोटाइलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसके नतीजे में एबनॉर्मल और एक्सेसिव मूवमेंट भी होगी, क्योंकि जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है ऑर्गन्स की वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके नतीजे में ऑर्गन्स भी जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, यानी कि ऑर्गन भी जो है रिस्क पर होते हैं। इसके नतीजे में अकोमुलेशन ऑफ एयर और इसके अलावा फ्लूइड भी जो है या बाउल भी जो है पेट के अंदर जो है डेवलप हो जाते हैं और इसके नतीजे में पेरिटोनाइटिस कॉज हो जाती है। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मूवमेंट यूजुअली एग्रीवेटिव पेन के दौरान जो है मूवमेंट भी, यानी कि मूवमेंट का सेंस भी होता है। एब्डोमिनल टेंडरनेस, इससे मुराद है कि सेंसिटिविटी टू पेन, पेट को टच करने से इंतहाई तकलीफ दर्द होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिन के अंदर फ्लूइड वगैरह का जमा हो जाना। इसके अलावा जो मसल्स है वो रिजिड हो जाएंगे। रिबाउंड टेंडरनेस, नोजिया, वोमिटिंग और इसके अलावा टेम्परेचर और पल्स रेट भी इस कंडीशन में इंक्रीज़ होंगे। एब्डोमिनल पेन या बेली पेन भी इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है।
डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें पेरिटोनाइटिस के लिए तो सबसे पहले सीबीसी करवाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन के लेवल को देखा जाता है कि आया ब्लड का हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया है कि नहीं, और जब हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है तो पॉसिबल चांसेस है कि हैमरेज हो गई है, पेरिटोनियम के ज़रिए पेरिटोनाइटिस के अंदर हैमरेज भी हो चुका है। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल को देखा जाता है, सोडियम पोटाशियम इस लेवल को भी देखा जाता है, क्योंकि मोस्टली जो इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड होता है, स्टमक के अंदर फ्लूइड होता है, वो जब स्टमक से बाहर चले जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तो नतीजतन उसकी रीअब्जॉर्प्शन फिर नहीं होती और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्टेटस जनरेट हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल एक्सरे और इसके साथ साथ ईयर वे को क्लियर करना, यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी मेंटेन रखना, इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में शामिल हैं इसके डायग्नोसिस में। इसके अलावा पेरिटोनियम एस्पायरेशन, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि फिगर में विजुअलाइज किया गया है, पेट के ज़रिए एक निडल फिट किया जाता है और जो सराउंडिंग पेरिटोनियल कैविटी होती है जिसके अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कल्चर किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा जाता है और उसके बाद पता लग जाता है कि आया ये बैक्टीरियल की वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, या ये बॉडी के अंदर कोई और कंडीशन पैदा हो गई है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन रखना, इसके अलावा हाइपोवोलीमिया स्टेटस में बॉडी को दोबारा बॉडी के जो वॉल्यूम है उसको स्टेट में लाना है, नॉर्मल स्टेट में लाना है। मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं इंटेस्टाइन के ज़रिए मूव हो जाते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, तो उसके नतीजे में हाइपोवोल्यूमिया होता है। एनाल्जेसिक और एंटीमेटिक मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इंट्यूबेशंस और इसके अलावा सक्शन वगैरह जो वेस्ट मटेरियल होता है पेरिटोनियम के ज़रिए उसके अंदर जिसको रिसक्शन किया जाता है उसको मूव किया जाता है मशीन के ज़रिए ताकि इंटेस्टाइन का फंक्शन मेंटेन रहे। इसके साथ साथ जो एब्डोर्मल कैविटी है उसको भी जो है एम्प्टी करना ज़रूरी है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है, नाजल कैल्यूना, और इसके अलावा मास जो है एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन को, यानी कि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने में मास की भी अहम रोल है। इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी ये मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया तो उस इंटेस्टाइनल के उस पार्ट को रिमूव करना है और उसको दोबारा जोड़ना या ना जोड़ना ये अलग बात है, लेकिन उस जो अंडरलाइनिंग डिजीज़ होती है उसको सर्जिकल मैनेजमेंट के ज़रिए ही ज़रूरी करना होता है, जैसे कि अभी अपेंडिक्स हो गया और इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, परफोरेशन हो गया, और इसके अलावा ड्रेनेज ऑफ एब्सिस, और इसके अलावा सेप्सिस, फीकल डाइवर्जन, ये तमाम चीज़ें सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेरिटोनाइटिस में शामिल हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो असेसमेंट होता है पेन का, वाइटल साइन, जीआई फंक्शन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये तमाम चीज़ें नर्सिस को चाहिए कि वो इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। इसके अलावा नर्स को रिपोर्ट करना होता है पेन के बारे में, पेन की नेचर के बारे में, इसके अलावा इसके लोकेशन के बारे में, पेट के अंदर की इस पेन की लोकेशन क्या है, और इसके अलावा पेन कहाँ पर पैदा हो रहा है और कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये तमाम चीज़ें पेशेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा एनाल्जेसिक मेडिकेशन जो है ये एडमिनिस्टर करनी चाहिए, और इसके साथ साथ पेशेंट की पोजीशन और इसके अलावा वो पोजीशन जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है और हेल्पफुल है पेन को डिक्रीज़ करने के लिए, ये भी नर्सेस का काम है। इसके अलावा पेशेंट को साइड विथ नी फ्लेक्स्ड एक पोजीशन होता है, उस पोजीशन पर पेशेंट को लेटाना होता है ताकि पेशेंट का टेंशन यानी कि एब्डोमेन के ऊपर जो पेशेंट का टेंशन होता है, वेट का टेंशन होता है, वो कम से कम रहे। इसके अलावा एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इनटेक एंड आउटपुट के, पेशेंट कितना इनटेक ले रहे हैं, कितना आउटपुट ले रहे हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वॉल्यूम क्या है। इसके अलावा पेशेंट की जो क्लोजली यानी कि पेशेंट की तमाम A to Z मॉनिटरिंग नर्सिस की जिम्मेदारी है नर्सिंग मैनेजमेंट में। इसके बाद पेशेंट के जो तमाम तर चीज़ें और पेरिटोनाइटिस से रिलेटेड, जिसमें टेम्परेचर हो गया, पल्स रेट हो गया, और इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ द एब्डोमेन, रिटर्न ऑफ द पेरिस्टाल्टिक साउंड, यानी कि जो इंटेस्टाइन की साउंड है जिसे हम पेरिस्टालसिस साउंड कहते हैं। इसके अलावा फ्लैटस और इसके नतीजे में बाउल मूवमेंट को भी नर्सिस ने ऑब्ज़र्व करना होता है। इसके अलावा इंक्रीज़ फ्लूइड वॉल्यूम और इसके अलावा फूड इनटेक, इसके नतीजे में ये तमाम तर चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट में शामिल है। इसके अलावा फ्रिक्वेंटली बार बार उस फ्लूइड को जो बॉडी के अंदर है, नॉर्मल कैविटी के अंदर है, उसको बार बार ड्रेन करना है सर्जिकल प्रोसीजर के साथ साथ, और नर्स को मस्ट ऑब्ज़र्व करना चाहिए और इस चीज़ को रिकॉर्ड भी करना चाहिए कि कितना फ्लूइड जो है सक किया गया, कितना फ्लूइड जो है सर्जिकल मैनेजमेंट के ज़रिए रिमूव किया गया। इसके अलावा पेशेंट की केयर इंतहाई ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि पेशेंट जो है नर्सिस जो है पेशेंट को प्रिपेयर करे
इसके अलावा फैमिली को डिस्चार्ज के बारे में बताएं और फैमिली को टीच करें कि पेशेंट के साथ फ़र्दर क्या करना है ताकि इस तरह के इन्फेक्शन से पेशेंट को फ़र्दर सेफ रखा जाए। ये तमाम तर नर्सिंग मैनेजमेंट में शामिल है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने पेरिटोनाइटिस को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अल्सरेटिव कोलाइटिस।